नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये इम्तिहान पब्लिकेशन का जो बीपीएससी का नया वाला सेट आया है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें एक 150 क्वेश्चन है जिसमें से 140 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कल मैंने जो इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड की है तो उसमें मैंने बेसिक पढ़ाने की कोशिश की है, अच्छा लगा है काफ़ी लोगों को। उसका अगला वीडियो भी आज तो रक्षाबंधन है यहाँ पर, तो आज तो नहीं समय मिल पाएगा। अगर आज समय मिला तो आज ही, नहीं तो कल परसों मैं उसका अगला वीडियो अपलोड कर दूँगा। और जल्दबाजी मत करो, है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे जल्दी जल्दी ये भी कंप्लीट करवा दो, वो भी कंप्लीट करवा दो। किस चीज़ की जल्दबाजी है भाई? सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए ना। जल्दबाजी से क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता है ना। कंप्लीट करवा दूँ मैं, बोलोगे तो 10 दिनों में सारा कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन वैसे ही करवाऊंगा जैसे बाकी लोग करवाते हैं। आपको समझ में आएगा ही नहीं इकोनॉमिक्स, है ना। तो हम सारा कंप्लीट ज़रूर करेंगे और आपको बेसिक समझ में बिल्कुल बना दूंगा इकोनॉमिक्स की, जिससे आप जो भी पढ़ोगे इन इकोनॉमिक्स में वो आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना आप लोग। और ज्योग्राफी की बात रही, कुछ लोगों ने बोला ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए। देखो मैं एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ आपको, इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को ही शुरू करेंगे। और टेस्ट है ये, आपको अंत में अपना मार्क्स बताना है कमेंट करके। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। दीनार कहा जाता था। ओके, दीनार। अगला है, कृष्णदेव राय ने निम्न से किससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा पुर्तगालियों के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। और तुलुप वंश के थे कृष्णदेव राय, विजयनगर के शासक थे। ओके, और नागल्लपुर जो नामक नगर थी इसकी स्थापना इन्होंने की थी। बस यही चीज़ है। निम्न से किस मुगल बादशाह के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? मनसबदार क्या होते थे? तो मुगल शासन में क्या था ना, मनसबदार नामक पद बनाया गया था जिसका एक जात होता था और एक सवार होता था, है ना। तो वही मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक किसके समय में थी ये पूछा है आपसे, तो ये औरंगजेब के समय में थी। ओके, मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किसने किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। कहाँ से उसने सीखा था ये चीज़? तो मंगोलों की सेना में दशमलव प्रणाली होती थी, वहीं से उसने सीखा था मनसबदारी प्रथा। इसमें क्या होता था, एक हर जो कोई भी पद पर बैठा हुआ मुगल प्रशासन में कोई भी आदमी होगा वो सेना के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसके अंदर में 10 से लेकर और 10,000 तक के सैनिक की संख्या होती थी। उसको कुछ ज़मीन, बाद में ज़मीन देने जाने लग गए। शुरुआत में उसको तनख्वाह मिलती थी जिसके आधार पर उन 10,000 सैनिकों की वो देख रेख करता था। अगला है कि किस शासक का कथन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बिठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिकंदर लोदी ने बोला था। तीसरे का मैंने आंसर बताया है ना, औरंगजेब था जिसके समय में सबसे अधिक मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार। और इसका तो सिकंदर लोदी हो गया। अगला है, निम्न से कौन से यूरोपीय यात्री औरंगजेब के दरबार शासनकाल में आया था? 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा निकोलो मनुची और फ्रांसीसी बर्नियर और उसके बाद से जीवी टैवर्नियर। मनुची जो था इसने मुगल सेना में तोपची का भी काम किया है, तोपची का भी काम करता था मनुची। अगला है, निम्न से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? यजुर्वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ओके, यही है बस इसका आंसर, तो यजुर्वेद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकू का गिरोह, और इसने सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया है, जो उसने सेंड्रोकोटस। निम्न से किस शासक ने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसके बाद? तो जब शुंग वंश था, शुंग के अंतिम शासक की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना वासुदेव करता है। ओके, और शुंग क्या करता है? मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना होती है। ओके, तो बस यही था इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता है? दक्षिणापथ का अधिस्वामी। उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक था? तो मूल रूप से मथुरा से लेकर और पेशावर जो था पाकिस्तान का, उसको उत्तरापथ की सीमा कहा जाता था। दक्षिणापथ हो गया आपका द्वार समुद्र जो कर्नाटक में है, वहाँ तक जाता था नीचे में। तो ये पूछा है आपको किसको कहा जाता था? तो आंध्र सातवाहन जो थे इनको दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता था। अगला है, हर्षवर्धन के किस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बांसखेड़ा और गया का जो अभिलेख है इसमें पता चलता है कि हर्षवर्धन ने बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं को दान में दिया था, अनुदान दिया था वगैरह वगैरह। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसांग भी भारत आया था, चीनी यात्री। अगला है, गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना निर्धारित किया था? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने निर्धारित किया था कि 1 वर्ष के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेटस।
क्या बोला मैंने, डोमिनियन स्टेटस, यानी कि शासक मूल रूप से अंग्रेज ही रहेंगे, हमें कुछ स्वायत्ता जरूर दे देंगे भारत में शासन करने की। ओके, तो इसी को स्वराज कहा गया था। डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है किसने, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये यंग बंगाल आंदोलन, कौन सा, यंग बंगाल आंदोलन था, जिसमें बंगाल के युवाओं को अतिवादी बनाया गया था, हिंदू विरोधी बिल्कुल में। वो गोमांस से लेकर शराब भक्षण तक को आधुनिकता का प्रतीक मानने लग गए थे। यंग बंगाल आंदोलन के डेरोजियो हैं। इसको किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इनको कहा है। ओके, 1828 में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी डेरोजियो ने। अगला है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना निम्न से किसने की थी, तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। और इन्होंने कब किया था, तो 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। 1933 में इन्होंने क्या किया, हरिजन सेवक संघ नामक संस्था बनाई। अछूतों को हरिजन शब्द भी दिया था इन्होंने, गांधी जी ने ही। और B.R. अम्बेडकर जी ने 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। और 1927 में B.R. अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी छापी थी। सबके बारे में मैंने बता दिया। और ज्योतिबा फूले जी का नाम जानते ही हो, ये सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था, सत्य शोधक समाज, और गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी इन्होंने। और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं इनमें से। निम्न से किसने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आपने सुना होगा दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास का नाम आता है, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है कि नील आंदोलन की शुरुआत जो है 1859 में नदिया जिले में हुई थी बंगाल का, इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जी ने किया था। कब हुआ था ये, 1859 ईस्वी में हुआ था। ओके, देखो 1857 का जो विद्रोह है ना, इससे ठीक पहले कौन सा होगा, 1856 ईस्वी में तो संथाल विद्रोह हुआ था। और 1859 ईस्वी में कौन सा होगा, 1858-59 में तो नील विद्रोह होगा। इसको जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर विद्रोह दिया हुआ है, उनको किस स्थान पर कौन सा विद्रोह है ये आपको मैच करना है। ओके, प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है। तो बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था, आप लोग खुद से मैच कर लेना। इसका सरदार कौन था, तो बघेरा सरदार ही नाम था उसका। अगला है रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, और अल्लारी सीताराम राजू जो है वो इससे संबंधित था। तो रंपा का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, अल्लारी सीताराम राजू। खोंड और तथा सवार विद्रोह, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह। और इसका नेता था चक्र बिश्नोई व राधा कृष्ण दंडसेन। ओके, ध्यान जरूर रखना इनके नाम, PDF में आपको मिल जाएगा, PDF आपको कल मिलेगा। अगला है मुंडा, मुंडा विद्रोह का कौन था, तो ये मुंडा कहाँ पर हुआ था, ये झारखंड में रांची के इलाकों में हुआ था, और बिरसा मुंडा इसके नेता थे। रामोसी विद्रोह, ये कृषक विद्रोह था, रामोसी कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में। और चित्रा सिंह और नरसिंह जो थे वो इसके नेता थे। तो ये सबका मैच है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, मैंने सबके नेता का भी नाम बताए हैं, इसी हिसाब से इसको मैच कर लेना। 15 का आंसर वैसे बी दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 में किया गया था, राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए पूछ रहा है। तो CEH हॉब्स हाउस जो है इसी की स्थापना की गई। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आप सीख तो जाओगे ना। स्थानीय स्वशासित संख्या की जांच के लिए 1907 में CEH हब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने जलमार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था, सिंध में, सिंध जो प्रदेश है अभी पाकिस्तान में है, चला गया, तो वहाँ पर जलमार्ग की खोज के लिए किसको भेजा गया था, 17 का आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा गया था 1831 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, HRA नाम है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी, सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने मुख्य रूप से किया था। और इनकी पुस्तक भी है बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल जी का। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह संस्थापक नहीं थे, ये इसके सदस्य में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मूल रूप से इसका आंसर बी ही होगा, सत्यनारायण सान्याल ही होगा HRA के संस्थापक में। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा था किसने, चौरी चौरा का जो कांड हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, उसका मुकदमा किसने लड़ा था, ये पूछा है आपसे। तो मदन मोहन मालवीय जी ने लड़ा था चौरी चौरा कांड के जिन लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया था उनकी तरफ से मुकदमा। अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया था, अक्टूबर 1943 1943 की बात कर रहा है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर में इन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में दिया हुआ है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। ओके,
अगला है क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली। क्लाइव ने शासनकाल के समय द्वैध शासन आरंभ किया। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा सही है। तो अगर देखो यहाँ पर तो इस बुक में तो इसका आंसर दिया है ई, यानी कि सारे ही सत्य हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल लिख दिया है। गवर्नर जनरल नहीं था बंगाल का, ये बंगाल का गवर्नर बना था। पहला गवर्नर जनरल जो बना था ना, वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही है। ओके। अगला है भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह कथन दिया था। ओके। एल्गिन द्वितीय कब से कब तक रहा था? 1894 से 1899 तक वो भारत में वायसराय रहा था। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध निम्न से किस भारतीय नेता से है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका संबंध फिरोज शाह मेहता से है। फिरोज शाह मेहता। ओके। और मैं और कुछ बता दूं, यंग इंडिया महात्मा गांधी है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, इंडिपेंडेंस के मोतीलाल नेहरू थे संपादक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, जस्टिस के टीएम नायर थे। बहुत सारे बता दिए मैंने। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया है। राजा राम मोहन राय या ब्रह्म समाज के संबंध में यह कथन किसका है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन दिया था HCE जकारिया जी ने। ओके। इन्होंने भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा था राजा राम मोहन राय जी को। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने बताया हेनरी विवियन डिरोजियो जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने भाषण में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर इस बुक में दिया हुआ है, डी राजेंद्र प्रसाद जी ने ये चीज़ बोला था। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? फर्रुखसियर था, जिसका 1713 ईस्वी में पटना में राज्याभिषेक किया गया था। ओके। और बस यही थे, इसमें तो और कोई फर्क तो है नहीं। दारुल अदल मस्जिद का निर्माण पटना के खाजे कला में फर्रुखसियर नहीं करवाया था। कौन सी मस्जिद? तो दारुल अदल मस्जिद का निर्माण फर्रुखसियर ने पटना में करवाया था। निम्न से कौन सा सत्य है? मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मुनीम खान बना। बिहार को 1580 में मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा दिया गया। प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों ही कथन सही है। ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 1541 ईस्वी में। अगला है जीवक किस शासक का राज्य वैध था? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिंबिसार का। सुत्त पिटक विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन कब किया गया? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु था। ओके। और कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी में हुआ था। इस संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में किया गया। विनय पिटक क्या है? बौद्ध जो संघ होते हैं ना, उनका नियमावली है ना, नियम वगैरह है। विनय नियम, इसको ऐसे याद रखना। ओके। और पहले जो बौद्ध सम्मेलन है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड के दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहरा दिया था? 32 का आंसर हो जाएगा। उनका नाम था रामकृष्ण सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? 33 का क्या आंसर हो जाएगा? बी मुंगेर में इन्होंने किया था। चंपारण विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। पटना में अंबिका कांत सिंह ने किया था। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने किया था। हाजीपुर में भरत मिश्र ने किया था। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? 34 का आंसर हो जाएगा डी, पटना में हुई थी। बिहार के इस नेता को बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। बिहार में अब तक का सबसे अधिक बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? मोरारजी देसाई ने पेश किया है। भारत में अब तक, सॉरी बिहार नहीं, भारत में अब तक मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और इसमें जो दिया हुआ है कि भारत में इन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे। ओके। इसीलिए इनको सबसे अधिक बार बजट पेश करने के लिए जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया? किस पंचवर्षीय योजना में इस तरह को इसकी चीज़ को एक्सेप्ट किया गया? मूल रूप से ये चीज़ है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक इसका है? तो 74 से 79 तक इसका समय है। आत्मनिर्भरता का इसी में हुआ था कि मूल रूप से था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था।
बिहार बजट 22-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? 3.5%। ये आंसर हो जाएगा। और 2022-23 का राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है ना? अनुमानित है 3.47%। लक्ष्य कितने का रखा गया? कहाँ तक सीमित कर देना है इसको? तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5% तक इसको सीमित कर देना है। बिहार बजट 22-23 के अनुसार 22-23 में कितनी आर्थिक वृद्धि अनुमानित है? तो 39 का हो जाएगा 9.7%। और 21-22 में यह 9.8% थी। अगला है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार 20-21 में भारत में किस राज्य में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि होगी? तो ये बिहार में ही सबसे आर्थिक वृद्धि होगी। आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं हम। जो अगला लेक्चर इकोनॉमिक्स का करेंगे उसमें वृद्धि और विकास में ही आपको अंतर बताऊंगा। भारत की आर्थिक समीक्षा 21-22 किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो 41 का कैंसिल हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी, संजीव सान्याल। आर्थिक समीक्षा 21-22 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के निर्देशन में तैयार किया गया। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। ओके, और इसके आंसर में संजीव सान्याल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है कि ए नागेश्वरन जो हैं उन्हीं के निर्देशन में तैयार किया गया था। संजीव सान्याल का तो कहीं पर नाम नहीं सुना है मैंने। आप लोग इसका आंसर एक बार जरूर चेक करना। इनमें से ई आंसर इसका होना चाहिए, ए नागेश्वरन। ओके, अगला है कि जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, देखो मुद्रास्फीति भी हो रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और मुद्रा का संकुचन भी हो रहा है, स्थिति विद्यमान हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? स्क्यूफ्लेशन उसको कहा जाता है। हम लोग इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 1982 भारतीय आयात निर्यात बैंक, 87 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और 58 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बोर्ड। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जो है इसकी स्थापना 1958 जो दिया हुआ, इसकी स्थापना 1955 में हुई है। ओके, अगले पर चलते हैं। नीरज गुप्ता समिति संबंधित है किससे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैश लेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, बिना कैश के जो लेन देन होते हैं डिजिटल, उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला है इंद्रधनुष संबंधित है किससे? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक बैंकों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना लाया गया था और बैंकों को वित्त मुहैया करवाया गया था फिर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सुमेलित है? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? कि इसका आंसर ये हो जाएगा, बेंगलुरु वायुयान उद्योग, कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, जमशेदपुर लोहा इस्पात, खेतरी तांबा उद्योग, सारे सही हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? 47 का क्या आंसर हो जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा ऐसी कंपनी जो आधुनिक आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है, उसको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। जिसका प्रदर्शन शेयर मार्केट में लगातार अच्छा रहा हो, ऐसी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर इन पर कोई खास असर पड़ता नहीं है। तो ब्लू चिप कंपनी मुख्य रूप से इन्हीं को कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस निम्न से मुख्यतः होता है, तो कौन सा गैस है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस में 65% नाइट्रोजन, 32% कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण होता है। अशुद्धिक रूप में इनमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। यह एक सस्ता और अच्छा ईंधन है। इसका प्रयोग मुख्यतः धातु के निष्कर्षण उद्योग में और सीसा उद्योग में होता है, प्रोड्यूसर गैस का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इस ए और सी दोनों होगा और बी भी थोड़ा बहुत मिक्सर रहता है। वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल जो होता है उसको कहा जाता है वुड स्प्रिट, CH3OH हो जाएगा। मेथनॉल मानव के लिए हानिकारक रंगहीन द्रव है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा और पागल हो सकता है। जहरीली शराब जो होती है वो उसी को मेथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल होता है, शराब। अगला है कि जीवाश्म ईंधन के अपर्याप्त दहन से कौन सी गैस बनती है? अपर्याप्त दहन जब भी आ जाए जीवाश्म ईंधन की तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसका आंसर बी होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, 51 नंबर पर चलते हैं कि कथन पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। अगला है कि पोटेशियम साइनाइड चूहा मारने का जहर है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? तीनों ही सही हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6। देखो इसमें तीनों ही है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न से कौन धनावेशित कण है? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि अल्फा किरण और प्रोटॉन दोनों ही धनावेशित कण होते हैं। अल्फा किरण और प्रोटॉन, तो ए और बी दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। अल्फा किरणें भी धनावेशित कण है और अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 के नाभिक के द्रव्यमान बराबर होता है। तो पता तो चल ही गया। धातुओं की अपेक्षित अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? अपेक्षित अभिक्रियाशीलता
तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद जस्ता, लोहा, लेड, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। इसी तरह से पूरा क्रम है। खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्यों? 54 का क्या आंसर हो जाएगा? जल वाष्पित होता रहता है, अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है। इस कारण से तालाब का पानी खुले धूप में भी ठंडा रहता है कई बार। निम्न कथन पर विचार करें, कर लेते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ओके, और अगला क्या दिया है कि भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। अगला है भारी जल की खोज 1932 में HC उड़े ने की थी। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा। सारे ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बढ़ाते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो कम होता है, तो तीसरा सारे में काट दो। 1 2 4 इसका आंसर होना चाहिए। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 2 4। ओके, श्वसन के द्वारा भी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं ना, तो उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। 57 है कि मानव आहार नाल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होती है? आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, ये पूछ रहा है आपसे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख से ही हो जाती है इसकी शुरुआत, मुख से। 58 नंबर पर चलते हैं। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना है एक एक क्वेश्चन को। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? अग्नाशय है, जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में काम करती है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। यह ग्रंथि हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम को भी स्रावित करती है। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन का ट्रिप्सिन, एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज वसा का पाचन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदल जाता है? सुक्रोज किस में? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में किस एंजाइम की सहायता से? 59 का क्या आंसर हो जाएगा? इन्वर्टेंज एंजाइम। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न से कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? अम्ल अमाशय में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ये भोजन में जीवाणु वगैरह जो होते हैं उनको मारता है, मुख्य रूप से ये काम करता है। पाचन में मदद भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसकी खोज किसने की थी? बेंडा ने नहीं की थी, इसकी खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने। खोज की थी अल्टमैन ने। बाकी तो सारे ही इसके कथन सही हैं, आपको इसको पढ़ना चाहिए एक एक को। अगला है, सूक्ष्म नालिकाओं के समूह से बना गोल्जी काय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसके कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। गोल्जी काय ग्लाइकाय लिपिड का वृषण करता है, ये भी सही है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह लाइजोसोम्स का निर्माण करता है। सारे कथन सही हैं। निम्न से किस जैव उर्वरक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो आपको पता होगा कौन कौन होता है, जरूर पता होना चाहिए। 63 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एजोटोबैक्टर है, और एजोला है, नीलहरित सलवाल है, अल्फा अल्फा है। ये सारे ही क्या करते हैं? तो ये सारे ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो प्रकृति में नाइट्रोजन पाया जाता है उसका उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर सकते अपने लिए। इसके अलावा राइजोबियम भी है। राइजोबियम है, वो जीव है जो फलीदार जो दालें वगैरह होती हैं उनके जड़ में रहते हैं, और नाइट्रोजन को ये उपयोग लायक बनाता है। तो पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन यूज करते हैं ना, उनको स्थिरीकरण जब तक नहीं होता है तब तक वो यूज नहीं कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से क्या होता है? C6H12O6 ही तो होता है, इसमें नाइट्रोजन कहाँ है? रक्त का थक्का बनाने के लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, विटामिन के का यूज किया है, तो हर साल ही पूछता है। ये सब क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। किस जैव रूपांतरण से मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? ATP जब ADP में बदलती है ना, तो उससे सब सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। ATP क्या होता है? एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ADP क्या होता है? एडोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। ओके, ATP से ADP में। और ये कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ATP प्लस H2O माइनस इससे क्या होगा? ADP प्लस ऊर्जा होगा। ADP प्लस ऊर्जा बनता है इससे, ATP से ADP। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, PDF में आपको मिलेगा, डिटेल में पढ़ना उसको।
निम्नलिखित विटामिन से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इस विटामिन की कमी अगर आप में होगी तो आपको स्वप्न ज़्यादा याद नहीं रहता। वो विटामिन है विटामिन B6। ओके, इसका नाम क्या है? पायरिडिऑक्सिन नाम है। और ये जो होता है मूल रूप से ये आपको स्वप्न को याद रखने में मददगार होता है। अगला है प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों में किस में सर्वाधिक होती है? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? जल में इनमें से सर्वाधिक होगा। यदि किसी लेंस की क्षमता और किस तरह से होगा? प्रकाश की चाल में होता क्या है मूल रूप से, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रकाश की चाल वहाँ पर उतनी ही धीमी हो जाती है। और ध्वनि में इसके ठीक विपरीत है। तो इनमें से जल की डेंसिटी सबसे कम है, इसीलिए वहाँ पर इस प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आपको पता होगा P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो इस फार्मूले से निकालो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B 50 सेंटीमीटर होगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा होता है। सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग आजकल बहुतायत में होता है। आपने देखा होगा पीले कलर का स्ट्रीट लाइट लगा रहता है। इस लैंप में किसका प्रयोग होता है? यूपीएससी बहुत बार पूछ चुके हैं इसके क्वेश्चन। तो सोडियम का प्रयोग होता है। सोडियम लैंप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम लैंप। जो सड़क पर पीले लाइट लगे रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर करती है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का C हो जाएगा। T बराबर क्या होता है? 2π√L/G है ना। तो पाई भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, तो L ही पर तो मुख्य रूप से निर्भर करती है ना। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ, आपको इन सबको एक एक करके पढ़ के फिर बताना है। ओके, इसका आंसर दिया हुआ है E, यानी कि सारे ही कथन सत्य हैं इसमें। किसी विद्युत परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी लगी है, 40 ओम का प्रतिरोध लगा है। वोल्ट कितने परिपथ में बैटरी कितनी की है? तो 120 वोल्ट की। और प्रतिरोध कितने का है? तो 40 ओम का है। ओके, तो धारा का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। V बराबर IR। इससे लगाओ, I बराबर क्या हो जाएगा? 120/40 बराबर 3 ओम के करीब में होगा I बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ओम का नियम तो पढ़ा होगा, वही तो है V बराबर IR। निम्न से किस कारण पानी से भरी बोतलें जमने पर टूट जाती हैं? तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण टूट जाती हैं। वायुमंडल हमारे शरीर पर अधिक दबाव डालता है, फिर भी हम इसको अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर का जो रक्त होता है ना, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। ओके, स्पेस सूट इसीलिए पहन के जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर का रक्त का दाब बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, तो हमारे शरीर का रक्त का दाब इतना ज़्यादा होता है कि मनुष्य का शरीर उससे फटने का भी डर रहता है। तो इस कारण से स्पेस सूट पहना जाता है जो हमारे शरीर के दाब को नियंत्रित करके रखता है। और वायुमंडलीय दाब का अभाव होता है अंतरिक्ष में चूँकि। और पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक होता है, लेकिन रक्तचाप उससे भी ज़्यादा होता है। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है ये पूछा है आपसे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो 77 का आंसर हो जाएगा झारखंड में नहीं है। इसका आंसर D हो जाएगा। दंडकारण्य पठार जो है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में विस्तृत है। इसको जरूर देखना। नक्सल प्रभावित एरिया था। 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल आज तक बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक्चुअली में 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत बोलते हैं ना। उसी तरह से 8 डिग्री अक्षांश रेखा है ये, जो किसको किसको अलग करती है ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय जो है इसको अलग अलग करती है। 78 का आंसर B हो जाएगा। अगला है कि इधर सुमेलित करना है। फान, बोरा, मिस्टल, खमसीन, ये सब क्या है? ये सब हवाएं हैं। और इस सुमेलित नहीं है ये पूछा है। आल्प्स पर्वत, पोलैंड, राइन घाटी, मिस्र। 79 का क्या आंसर हो जाएगा? 79 का हो जाएगा। इसका आंसर दिया है कि मिस्ट्रल राइन घाटी, ये गलत दिया हुआ है। मिस्ट्रल राइन से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। फान और खमसिन गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो क्रमशः आल्प्स और मिस्र में चलती है। बोरा पोलैंड में चलने वाली ठंडी हवा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इन्होंने इस बुक में गलत दे रखा। मिस्टल राइन घाटी ये भी सही है, सारे ही इसके मैच सही है। इसका आंसर E हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं पूछा था, तो इसलिए इसका आंसर E हो जाएगा। सारे ही कथन सही हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न से कहाँ पर होता है? प्राकृतिक गैस की बात कर रहा है, नेचुरल गैस की बात कर रहा है। ओके, तो ये कहाँ पर होता है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा गुजरात तट पर होता है। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट करेक्शन करूँगा मैं। ये फिर से इन्होंने यहाँ पर गलत दे रखा। इसका बॉम्बे हाई ही होगा। बॉम्बे हाई जो है ना, वहीं पर सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। बॉम्बे हाई में होता है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन। ओके,
भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? एग्रो इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं टोटल मिला के, ये पूछा है। तो भारत में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। ओके, और जबकि भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र जोन में भी बांटा गया है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र और 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति एक मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है? अंडमान निकोबार में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं मानवकीत, उनमें से पूछा है कि मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित कौन है। तो 82 का क्या आंसर हो जाएगा? निकोबारी जो हैं वो मंगोलाइड प्रजाति होते हैं। मंगोलाइड बोले तो आज से आप पहचान जाओगे, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं ना, वो मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं। अब समझ गए होंगे मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। युकांतन जलडमरू मध्य किसके बीच में मौजूद है? युकांतन। तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा? ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में स्थित है। कहाँ पर है ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में, मध्य अमेरिकी में आपको ये मिल जाएगा, ये जलडमरू मध्य। अगला, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोहित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो राज्य हैं उनमें कितना ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनके आधार पर अवरोही क्रम में आपको लगाना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का ये गलत होगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। इसका आंसर डी दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में 3537 किलोमीटर है, और उसके बाद से नागालैंड में 1548 किलोमीटर NH है, मिजोरम में 1423 किलोमीटर है, और सिक्किम में 463 किलोमीटर है NH। ओके, कैमूर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर और रोहतास में कौन सा उद्योग है, पहले मुझे ये बताओ। मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग पाया जाता है, डालमिया नगर वगैरह सब में। तो कौन सा होगा? तो चूना पत्थर होगा। निम्न से झील और उसकी अवस्थिति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर झील सतलज नदी, कोलेरू झील कृष्णा नदी, उकाई झील ताप्ती नदी, वुलर झील झेलम नदी। तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? कोलेरू झील जो है ये कृष्णा नदी, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा दोनों के दोआब के बीच में कोलेरू झील स्थित है। अगला दिया है सहायक नदी बताना है। गंगा महानदी, गंगा किस कौन सी सहायक नदी है? गोदावरी की कौन सी है? कावेरी की, ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? तो गंगा का क्या हो जाएगा? महानंदा। गोदावरी के इंद्रावती, गंगा महानंदा, गोदावरी इंद्रावती। कावेरी का कौन सा हो जाएगा? हेमावती। ब्रह्मपुत्र का सकोस। 1 2 3 4। रियो पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम स्वरूप निम्न से कौन से कन्वेंशन प्रोटोकॉल बने? रियो 1992 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के शहर में हुआ था। 88 का आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें जैविक विविधता पर कन्वेंशन। तो इसका आंसर ये भी होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो होता है UNFCCC, वो भी होगा। तो इसका आंसर ये भी होगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए भी हमने बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर A C D तीनों ही होगा। ओके, और आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन, ये तो ईरान में सम्मेलन हुआ था 1971 ईस्वी में, वहाँ पर हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इधर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंक कौन से हैं? तो अफ्रीका का महाद्वीप का मैप देखोगे तो ऐसे है अफ्रीका का। तो इस देश में पूछा है यहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 89 का? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये तीनों देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश। लॉ के लिए प्रसिद्ध किरीबुरु खादान किस राज्य में स्थित है? तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा? ये झारखंड में स्थित है। और किरीबुरु खादान झारखंड में स्थित है और भारत के झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूमि जिले में स्थित है। और बस यही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल के अधीन ही है ये खाद्यान्न भी। 91 नंबर पर चलते हैं कि भारतीय भू संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के संभनित में हुआ है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट, चीनी तो कोई प्लेट ही नहीं है। चौथा को तो पहले ही काट दो, तो इसका आंसर ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 का? 91 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। ओके, 92 नंबर पर चलते हैं। नॉर्वेस्टर से बिहार का कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है? नॉर्वेस्टर, और जो आपको मई महीने में मिलती है, मई के महीने में जो वर्षा मिलती है, आंधी मिलती है, उससे पर पूछ रहा है। 92 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार का पूर्वी भाग प्रभावित रहता है। बिहार में किस नदी को सापित नदी भी कहा जाता है? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? कर्मनासाव कहा जाता है। पता नहीं इस नदी ने क्या बिगाड़ा था लोगों का। अगला है बिहार के मुंगेर स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारा हमने पढ़ा हुआ है। 1976 ईस्वी में स्थापना हुई थी और मुंगेर में है ये।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? शहरी जनसंख्या में 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर वृद्धि हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। बिहार राज्य ने वर्मी कंपोस्ट योजना कब शुरू की? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, 2006 में शुरू किया। सूची को मैच करना है, 7वीं सूची, 8वीं सूची, 9वीं सूची, 10वीं सूची। तो देखो 10वीं सूची में कौन सा चीज़ है? तो दल बदल। 9वीं सूची में क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ अधिनियम के विधि का मान्यकरण है। 7वीं सूची में क्या हो जाएगा? 7वीं सूची में हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं सूची में क्या है? तो भाषा है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ओके, तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो वित्त विधेयक जो है वो दिया हुआ है आपका आर्टिकल 117 में, और धन विधेयक किस में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 110 में। धन विधेयक मनी बिल है 110 में, और वित्त विधेयक है 117 में। ओके, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। निम्नलिखित कौन से या सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, ये पूछा है। ओके, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, ये सारे ही अखिल भारतीय सेवा के अंग हैं। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ पर जमा होता है? कर और सरकारी कामकाज के निर्वाह से जो उसको धन मिलता है वो कहाँ पर जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में जमा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आर्टिकल 266। और संचित निधि से कोई भी धन निकालते हैं, जमा करते हैं, कोई भी कर लेते हैं और कोई भी कर चुकता करते हैं, तो आर्टिकल 110 के तहत वो मनी बिल के तहत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का संबंध है अनुच्छेद 249 से। और राज्य सूची पर जब भी संसद कानून बनाएगी तो उस कानून की शुरुआत कहाँ पर होगी? तो राज्यसभा में होती है, राज्यसभा में। ओके, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? 103 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है कि ई, यानी कि यदि किसी कारणवश इन सब के पद रिक्त हों तब राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में CJI के बाद वही करेंगे। अगला है भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होता है? 104 का क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति जी भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। तो आपको सारे पढ़ना है, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि पहला पढ़ देता हूँ मैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन और उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। दल बदल संबंधी प्रावधान 9वीं अनुसूची में है, ये तो गलत ही हो गया। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 2003 में हुआ था। 105 का कैंसर हो जाएगा? 105 का आंसर जो दिया हुआ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख तीसरी नहीं दूसरी अनुसूची में है। तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, और दल बदल संबंधी प्रावधान तो पता ही है आपको किस में है, ये 10वीं में है, 10वीं अनुसूची में है, तो ये भी गलत हो गया। आपको सारे बता दिए मैंने। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची को विषय वस्तु है? 106 का क्या आंसर हो जाएगा? इस समवर्ती सूची में आती है। निम्नलिखित में किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया? 107 का क्या आंसर हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। कब आई थी ये मेहता समिति? तो 1957 में आई थी, और 1958 ईस्वी में पहली बार राजस्थान के नागौर में पंचायत का गठन किया गया था। वोहरा संबंधी का संबंध किससे है? वोहरा समिति का संबंध 108 का आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक अपराधीकरण से है, बी। और कब बनाया गया था? तो 1993 में बनाया गया था। निम्न से कौन सी संस्था केंद्र और राज्यों में राजस्व के बंटवारे की अनुशंसा करती है? तो आपको पता ही है ये कौन करती है, वित्त आयोग करती है। आर्टिकल 280 के तहत इसका मुख्य काम ही ये है कि राजस्व के बंटवारे जो केंद्र और राज्य के बीच में होंगे उनके लिए यही सिफारिशें करता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? माने कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस भी कोई भी ऐसी संस्था भारत की जिसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार पैसा दे रही है उसमें किसी भी बच्चे को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि कोई भी धार्मिक लेक्चर को उसको बैठ के सुनना पड़ेगा, ये बोला है। 110 का क्या आंसर हो जाएगा? ये आर्टिकल 28 में है। आर्टिकल 28 के तहत इस चीज़ को वर्णित किया गया। ओके, धर्म की स्वतंत्रता जो दिया हुआ है उसी के तहत मूल अधिकार का भाग है ये।
निम्नलिखित में किस विषय को नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण। देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? 112 का आंसर हो जाएगा सूरत ने जीता है। 113 2024 में समुद्र 5000 मीटर की गहराई पर 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाले भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम क्या है? 113 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका नाम है समुद्रयान मिशन। जैसे मंगलयान चलाया गया था उसी तरह से समुद्रयान बनाया गया है। 5000 मीटर तक हमारे साइंटिस्ट जाएंगे समुद्र में खोजबीन करने। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? भूवैज्ञानिक पार्क। 114 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? 115 का क्या आंसर हो जाएगा? बी वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन को। ओके। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की, जिसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? कावी पेंटिंग को किसके द्वारा लाया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ओके। और बस यही है, गोवा में ये चीज़ प्रचलित है। अगला दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु जो अधिनियम है 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया? ये पूछा है आपसे। तो सोया भोजन के घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाल दिया है, सोया भोजन। किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी खिताब 2021 को जीता है? तो 118 का कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश ने जीता है इस बार। तमिलनाडु को हराकर 5 बार के चैंपियन था तमिलनाडु, उसको हराकर जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। अगला है 119 नंबर, दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? भारत दर्शन पार्क है। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिमी दिल्ली में इसको बनाया गया भारत दर्शन पार्क। और इसमें स्मारकों का निर्माण पुराने वाहने, पंखे, इन सब की मदद से किया गया। जो पुराने जो वेस्ट होते थे उनसे बनाया गया इस पश्चिमी दिल्ली में। किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? 121 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, भोपाल में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, मनोज वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार। ये गलत है, मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? वन क्षेत्र की बात कर रहा है। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 21.71% है। 21.71% है भारत का वन क्षेत्र टोटल। ओके, 21 के हिसाब से है ये। लूसी मिशन के संदर्भ में बताना है। इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। मिशन का नाम लियोनार्डो दा विंची के एक पेंटिंग के नाम पर रखा गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 4 ये तीनों ही सही हैं। ओके, 1, 2, 4 सही हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और लूसी नाम जो है लूसी नाम के नाम पर रखा क्या है? ये मिशन का नाम 3.2 मिलियन वर्षीय पूर्वज लूसी के नाम पर रखा गया, इसका नाम लूसी। और तो इसमें कुछ भी खास नहीं था। और क्या मैं बताऊं इसमें? हाँ, और ये किस चीज़ के लिए है? तो ये है, इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह ही है, वो भी सही था। 1, 2, 4 इसके सही है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। और इसे नासा ने ही लॉन्च किया है। बस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर नासा का अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? जलवायु परिवर्तन के कारण कोई एक फसल है जिसकी उपज में वृद्धि हो जाएगी 17%। 125 का आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की फसल में उपज में वृद्धि होगी। ओके, और 2030 की शुरुआत में मकई और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। मक्के की फसल की पैदावार में 24% की गिरावट आएगी, और जबकि गेहूं के पैदावार में 17% की वृद्धि देखी जा सकती है। ये सब जलवायु परिवर्तन के लक्षण होते हैं। किस राज्य के कर्रूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को GI टैग से सम्मानित किया गया है? ये दो हैं, एक पेंटिंग है और एक नक्काशी है, इसको GI टैग दिया गया है। किस राज्य का है ये तमिलनाडु राज्य का है। ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो 127 का क्या आंसर हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला है कि
और इसमें क्या है पढ़ देता हूँ मैं कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं ये प्रोफेसर नीना गुप्ता, इनको सम्मानित किया गया है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा, आपको इसको पढ़ के बताना है। इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि पहला क्या है कि भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बजरंग पुनिया। तो मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, ये भी सही है, मैरी कॉम। अगला है कि समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे। और अगला है दिया हुआ है कि इस बार 7 पदक जीतकर भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदकों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसमें क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक भी, ये भी इस बात सही हो गई। अगला है कि स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंका, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है कि इसमें दिया हुआ है कि महिलाओं में 39 किलोग्राम में भारतोलन मीराबाई चानू को मिला था और पुरुषों को 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया को मिला था। और क्या मिला था, तो ये यहाँ पर कांस्य दिया है, जबकि उसको सिल्वर मिला था। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी भी गलत है और डी भी गलत है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 2 जनवरी को मनाया जाता है कि अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में किन 2 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य है, इसको जोड़ा गया है। बाखिरा कहाँ पर है, तो बाखिरा हरियाणा में है, और खिजारिया कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन सा है। तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा, बेगूसराय जिला है जो बिहार से सर्वाधिक निर्यात करता है। अगला है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है। वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है, पहला कहाँ पर है, तो देहरादून में है। दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये मुंगेर में बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्वजनिक मामलों का सूचकांक 2021 में समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका दिया हुआ है ई, यानी कि बिहार का 133 दिया हुआ है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलोर स्थित थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया। ओवरऑल रैंकिंग में केरल पहले पर है, पहले स्थान पर केरल है। और पूछा है कि अंतिम रैंक पर कौन है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है संयुक्त रूप से। तो इसका आंसर बी और ए दोनों हो जाएगा, हम दोनों लोग हैं, बिहार और यूपी। अगला है कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा विश्व बैंक। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यूके। कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। यूके विश्व बैंक को भारत ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। भारत भर में हरित परियोजना के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए इसकी घोषणा 2021 के ग्लासगो COP26 में किया गया था। आपको बात समझ में आ गई होगी। COP26 में यूके ने बोला कि हम विश्व बैंक को भारत ग्रीन गारंटी प्रदान करेंगे और जिसके तहत भारत को 750 मिलियन पाउंड जो हैं वो ऋण के रूप में मिल सकते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में पहला स्मारक सिक्का को लॉन्च किया। तो 135 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। अगला हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो 136 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना। रोपवे जो होता है ना ट्रॉली वगैरह में, उसके माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना। 137 है कि कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि जूडिया किस राज्य की राइस वाइन है, राइस से बना हुआ वाइन है। तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा, ये असम की है। ओके, और इसको GI टैग दिया गया है जूडिया को। चिपचिपे चावल से बनी चावल की शराब है। 139 से पहुंच गए कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। इसमें कर्नाटक टॉप पर रहा। ओके, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में, और इस सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। बस और कुछ नहीं है, केवल 2 राज्य कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर में शामिल हैं। टाइम मैगजीन द्वारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है। और आपको अपना स्कोर जो है उसको ज़रूर कमेंट करना, और इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाकर ज़रूर देखना, फीडबैक देना, जिससे मुझे पता चले किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से नहीं। तो केरल राज्य है टाइम मैगजीन द्वारा भारत के यही राज्य है जिसको 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थलों में स्थान दिया गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आज का टेस्ट आपको बताना है अपना स्कोर। थैंक यू सो मच।